हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से प्लांट से मिलाने जा रही हूँ। इस पौधे का बॉटनिकल नेम है ट्रेडिस्केंसिया स्पेथेसिया और इसको हम कॉमन भाषा में मॉसिस इन द क्रेडल या मॉसिस इन द बोट या मॉसिस इन द बास्केट या फिर इसे कॉमन नेम है बोट लिली, इसके नाम से भी जानते हैं और इस पौधे को ऑलिएस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस पौधे को लाइट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, वाटर की क्या नीड रहेगी, सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ में फर्टिलाइजेशन हमें किस तरह से करना है, प्रूनिंग और पिंचिंग किस तरह से करनी है और इसकी प्रोपागेशन बाय कटिंग किस तरह से करनी चाहिए और प्रोपागेशन बाय वाटर किस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी डिजीज़ होती है तो उससे हमें किस तरह से छुटकारा पाना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आपको कवर करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मैंने आपको बॉटनिकल नेम बताया ट्रेडिस्केंसिया स्पेथेसिया। उसके बाद में मैंने एक और आपको नाम बताया था मॉसिस इन द बोट या मॉसिस इन द बास्केट या इसको बोलते हैं मॉसिस इन द क्रेडल। तो ये क्यों नाम इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे से इतने इतने से फ्लावर होते हैं जो एक बोट शेप के थ्री लीफ वाले पेटल के अंदर इस तरह से बोट शेप होती है उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो फ्लावर है वो सूख गया है क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और इसकी जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बोट शेप में यहाँ पर ये पेटल बना हुआ है थ्री लीफ का और इसके अंदर ये आपको यहाँ पर वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर फ्लावर है। तो इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं, इसकी वजह से इसको मॉसिस इन द बोट या मॉसिस इन द क्रेडल या फिर मॉसिस इन द बास्केट बोला जाता है। इस पौधे का एक और नाम होता है पर्पल हार्ट। अब पर्पल हार्ट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर की साइड से होती हैं येलो कलर में और नीचे की साइड से इसके आप लीफ देखेंगे तो ये पर्पल कलर की होती हैं, इसकी वजह से इसे पर्पल हार्ट बोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी 3 वेराइटीज़ आती हैं। 3 में एक वैरायटी ऐसी होती है जिसकी लीव्स ऊपर से पूरी तरह से ग्रीन होती हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक वैरायटी है जिसकी ग्रीन ऊपर से पूरी तरह से ग्रीन है लीव्स और अंदर पीछे की साइड से आप देखोगे तो पूरी तरह से ये लीव्स एकदम पर्पल कलर में हैं और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्लावर भी लगे हुए हैं। तो एक वैरायटी तो इसकी ये होती है और ये लीव्स थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं। दूसरी वैरायटी में आपको एक और दिखा देती हूँ, ये वाली वैरायटी होती है, ये इसकी कंपैरिजन में इसकी जो लीव्स होती हैं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और पीछे की साइड से ये बिल्कुल येलो होता है जैसा कि उस वाले में था। इसमें और इसमें आप देखोगे तो फ़र्क दिख जाएगा आपको कि इसकी थोड़ी सी हार्डी लीव्स हैं और इसकी जो लीव्स हैं इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट है और ये ऊपर से ग्रीन है। तीसरी एक और वैरायटी होती है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसमें अच्छी खासी लाइनिंग बनी हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर और पीछे की साइड से ये पर्पल है। इस तरह से इसकी 3 वैरायटीज़ आती हैं, तीनों वैरायटी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। ये जो पौधा है इसका नेटिव प्लेस है मैक्सिको या कैरेबियन, ये इसका नेटिव प्लेस है। इंडिया में ये अडॉप्ट किया गया है लेकिन आज की डेट में ये पौधा इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सभी नर्सरी में ये पौधा इजीली आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं कि इसकी ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले लाइट का मैं इफ़ेक्ट बताती हूँ कि इस वाले पौधे को ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो पौधा है वो इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और वहाँ पर अगर 1-2 घंटे की हल्की धूप आती है तो ऐसी धूप इसको पसंद होती है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और ऐसी कंडीशन जहाँ पर 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ऐसी कंडीशन में ये जो पौधा है वो मर जाता है और ये उतनी ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाता है और इसकी जो लीव्स हैं वो साइड साइड से यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी सूखने लग जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो बर्न हो रही है लीव्स वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से हो रही है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा शेड में रख देते हो, छाया वाली जगह पे रख देते हो
तो जो इसकी जो लीव्स हैं पीछे की साइड में पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर ग्रीन कलर में बदलने लग जाता है, तो ये अपना जो ओरिजिनल जो टेक्सचर है उसको खो देता है। तो इसको ब्राइट सनलाइट के अंदर ब्राइट लाइट के अंदर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको ज़रूरत है। और बिल्कुल शेड जहाँ पे हो, जहाँ बिल्कुल पूरी तरह से छाया रहे, वहाँ पे ये नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये पर्पल कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इस पौधे को हम इंडोर भी रख सकते हैं, इस पौधे को हम आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर रखने के लिए आप ऐसी जगह देख लीजिए जहाँ पर ब्राइट लाइट हो या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट हो। और आउटडोर में अगर आप रखते हैं, खासकर अगर आप गार्डन में रखते हैं, तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे और भी पौधे हों, उसके नीचे इसको रख दें, जिससे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। अब इसके ग्रोथ के लिए वाटर हमें कितना देना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, लिमिटेड वाटर इसको देना है। और वाटर हमेशा तभी देना है आपको जब इसकी 1 से 2 इंच तक सॉइल जो है वो सूख जाए, उसके बाद ही आप इसको वाटर करें। अगर आप विंटर में इसमें पानी दे रहे हैं तो कम से कम 8-10 दिन के अंदर पानी दें। और पानी जब भी दें तब आप मिट्टी को चेक करके दें, अगर मिट्टी सूखी हुई है 1 से 2 इंच तब पानी दें, अदरवाइज़ ना दें। लेकिन अगर आप गर्मियों के टाइम पर देखेंगे तो गर्मियों में एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और साथ में हवा भी बहुत चलती है, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है। तो उस टाइम पे आप हो सकता है आपको 3 दिन के अंदर ही पानी देना पड़े। लेकिन पानी देने का आप हमेशा यही याद रखें, एक ही फंडा है पानी देने का, कि आप ऊपर की जो मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, ये आप देख लें, और अगर ये 1 से 2 इंच यानी कि यहाँ तक अगर ये सूखी दिखाई दे तो आपको पानी देना है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मिट्टी आपको गीली दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पानी नहीं देना है। जबकि ये ऊपर से आपको बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ये अगर थोड़ा सा भी इसको स्क्रैच करोगे तो यहाँ मिट्टी गीली है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं देना है पानी। क्योंकि गर्मियों के टाइम पर क्या होता है कि ऊपर की जो सॉइल है बहुत जल्दी सूख जाती है, लेकिन जस्ट नीचे वाली सॉइल इसकी सूखी भी नहीं होती है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और हवा की वजह से ऊपर वाली सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो आपको गर्मियों में भी इसका ध्यान रखना है कि आपको पानी कब देना है। इसका जो पौधा है वो ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर आपने उसमें ओवर वाटरिंग कर दी तो इसकी लीव्स है वो पीली पड़ने लग जाती है, और पीली पड़ के वो लीव झड़ जाती है और पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। और ज़्यादा पानी देने की वजह से रूट रॉट भी होने लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं रूट्स के अंदर। तो आप कोशिश करें कि इसमें पानी जितनी इसको रिक्वायरमेंट हो उतना ही दें, एक्सेस में पानी बिल्कुल भी ना दें। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इस वाले पौधे को, बोट लिली के पौधे को 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है। इस कंडीशन में अगर आप इसको रखेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन अगर ये 30 डिग्री से ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाता है तो जो इसकी लीव्स हैं वो बर्न होने लग जाती हैं। तो जहाँ पर टेम्परेचर 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पर, तो वो लोग इसको इंडोर रख लें उस टाइम पर, या फिर इसको किसी चीज़ से ढक के रख दें। अगर आप इंडोर नहीं रख सकते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो भी इसका पॉट है, जैसे लाइक ये पौधा है और इसके नीचे आप कोई भी कंटेनर रख दें और उस कंटेनर में पानी भर के इसको कंटेनर के ऊपर रख दें। तो इस तरह से ये आसपास का इसका जो एरिया है वो पूरी तरह से ह्यूमिडिटी से भर जाएगा, और अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होगी तो ये पौधा आराम से सरवाइव करेगा। तो आपके लिए एक ये तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की। इस पौधे को वेल ड्रेन सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी मिट्टी जो पानी को इजीली बाहर निकाल दे, ऐसी मिट्टी में आप इसको लगाएं। और साथ में जो भी आप पॉट यूज में लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वेल ड्रेन सॉइल आपको लेनी है। वेल ड्रेन के लिए अगर आपके यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, तो अगर चिकनी मिट्टी अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पानी को होल्ड करके काफ़ी रखती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, उस मिट्टी के अंदर मिला दें रिवर सैंड। अगर आप रिवर सैंड उसके अंदर मिला देंगे तो जो मिट्टी है उसकी जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इसकी वजह से थोड़ी कम हो जाएगी, और ये रिवर सैंड जो होता है वो इजीली उसको ड्रेन कर देता है। और साथ में आप जब भी मिट्टी प्रिपेयर करें तो अगर आपके यहाँ पर पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी काफ़ी ड्रेन होती है, अगर वो यूज में ले रहे हैं तो आपको रिवर सैंड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी चिकनी मिट्टी यूज में ले रहे हैं, आपके यहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी अक्सर चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें आप रिवर सैंड ज़रूर ऐड कर लें।
और रिवर्स ऐड कर लें, उसमें 50% रिवर्स ऐड कर दें, 50% आप मिट्टी कर दें और उसके बाद में आप 10 से 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दें। और गर्मियों के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 20% तक कोकोपीट ज़रूर मिला दें। तो आप 40% मिट्टी ले लें और 30% आप रिवर सैंड ले लें और 20% आप कोकोपीट ले लें और 10% आप वर्मी कंपोस्ट ले लें। इस तरह से भी आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र की कितनी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, लाइक अगर आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट इसको देना है। इतने बड़े पॉट के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो एक मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में वर्मी कंपोस्ट डालने से भी पौधे जल जाते हैं, इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट का भी ध्यान रखना है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ में लेते हैं उसमें आप काऊ डंग यूज़ ले सकते हैं, वर्मी कंपोज आप में यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ में ले सकते हैं, डीएपी यूज़ में ले सकते हैं या आप एनपीके भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो आपको सही क्वांटिटी में ही डालनी है। इस पौधे की एक खासियत ये होती है कि जब भी पौधा आप पॉट के अंदर लगाएंगे तो ये पौधा चाहता है कि उस पॉट को पूरे को भर ले। पौधे का जो पॉट है उसको ये भूसी कर देता है, पूरी तरह से कवर कर लेता है। कोई भी खाली जगह ये चाहता नहीं है कि गमले के अंदर रहे, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता रहता है और इस तरह से इसका जो प्रोपागेशन है वो ऑटोमेटिकली भी होता रहता है। और अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो जो भी सड़ी हुई लीफ है या सूखी हुई लीफ आपको दिखाई दे उसको तोड़ के आप अलग कर दें। इस तरह से आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कटिंग से प्रोपागेट कैसे करना है। आप चाहें तो उसको जैसे साइड में अगर आप जैसे यहाँ से पब निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से तोड़ दें और तोड़ने के बाद में इसको अलग से लगा दें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास कुछ बेबी प्लांट हैं जो मैंने इसी तरह से इसमें से निकाल के लगाए हुए हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसको प्रोपागेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पानी के अंदर भी रख के प्रोपागेट कर सकते हैं। पानी के अंदर भी इसमें रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं। जैसे कि ये बड़ा वाला प्लांट है, इसको मैंने 8 दिन तक पानी के अंदर रखा था और अब हम इसको आज लगाने वाले हैं। अब बात करते हैं डिजीज़ की। इस पौधे के अंदर सबसे जो ज़्यादा बीमारी होती है वो होती है रूट रॉट की, क्योंकि जो लोग इस पौधे के अंदर पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो रूट्स में रूट रॉट होने की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो सॉइल है उसको सॉगी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आपको गीली नहीं रखना है, ओवर वाटरिंग से इस पौधे को बचाना है। दूसरी इस पौधे के अंदर होती है लीफ स्पॉट की बीमारी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इस पौधे के साथ में एक समस्या और आती है कि जो इसकी लीव्स हैं वो येलो होने लग जाती हैं, पीली होने लग जाती हैं। तो उसका रीज़न होता है या तो आपने ओवर वाटरिंग कर दी या आपने पानी बहुत कम दिया है। 2 ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो इसकी लीव्स हैं वो येलो होने लग जाती हैं। एक समस्या इसके साथ में ये भी आती है कि इसके जो फ्लावर हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं और दूसरा जो इसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि आप इस पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो। टाइम टाइम पे आपको इसमें कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। महीने में एक बार आप इसमें कंपोस्ट ज़रूर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये फ्लावरिंग टाइम पर नहीं करेगा और इसके अलावा जो इसकी ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। ये जो पौधा है वो एक ऑर्नामेंटल पौधा है जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप इसको इंडोर लगाएं बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर लगाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सॉइल किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये जितने भी पौधे हैं मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। इनको लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये वाला पौधा मेरे 2 महीने से लगे हुए हैं और ये मैंने 1 महीने पहले ही लगाया है और ये भी मैंने अभी 1 महीने पहले ही लगाए हैं। तो इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, अभी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है और अभी ये छोटे हैं इसलिए इनके अंदर फ्लावर नहीं आए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लांट बड़ा भी है और इसकी जो वैरायटी भी है वो इससे अलग है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लावर हैं। इसके जो फ्लावर हैं वो इतनी आसानी से नहीं आते हैं, इसको टाइम लगता है और फ्लावरिंग का जो सीज़न है वो भी नवंबर और दिसंबर का होता है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में तो इसके फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन ये मार्च से लेके सितंबर तक बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो मार्च से लेके सितंबर तक रहता है
और इस सीज़न में अगर आप इस पौधे को अपने घर पे लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ये बड़ा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके फ्लावर देखेंगे तो ये नवंबर अक्टूबर से लेके स्पेशली दिसंबर तक इसमें लगते हैं। नवंबर दिसंबर खासकर इसका टाइम रहता है, तो फ्लावरिंग इसकी उसी टाइम पे होती है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे ये फ्लावर दे चुका है और ये अभी पूरी तरह से सूख चुके हैं क्योंकि अभी मार्च का महीना आ गया है। अब इस पौधे की कटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके लिए मिट्टी तैयार करने के लिए सारा सामान एक साथ रख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास मिट्टी है, क्योंकि मेरे यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, इसलिए मुझे इसमें सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने एक भाग ले लिया रिवर सैंड का, एक भाग ले लिया मैंने इसमें मिट्टी का, और एक भाग मैं कोकोपीट मिलाऊंगी। कोकोपीट मैं इसलिए मिलाऊंगी क्योंकि अभी समर आने वाली हैं और ऑलमोस्ट शुरू भी हो चुकी हैं गर्मियाँ, तो इस सीज़न में कोकोपीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और कोकोपीट उसको पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। तो समर सीज़न के लिए ये बेस्ट है कि आप अपनी मिट्टी के अंदर कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। तो मैंने यहाँ एक भाग मिट्टी ली है, एक भाग रिवर सैंड लिया है और एक भाग यहाँ पर कोकोपीट लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र के लिए यहाँ पे कंपोस्ट लिया है। तो ये एक लीफ कंपोस्ट है और इसके साथ में यहाँ पर ये बकरी की खाद भी है। तो ये काऊ डंग नहीं है, इसमें मैंने मिलाया हुआ है बकरी का डंग। तो ये जो अपनी बकरियाँ होती हैं उनकी जो ये मिनरी हैं वो भी काफ़ी फर्टिलाइजेशन के लिए काम में आती हैं, और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के लिए। तो मैंने ये मंगाई थी कहीं से, तो आज हम इसको इसमें मिलाएंगे एज ए फर्टिलाइज़र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहीं बीच में हम इस सब चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं। और ये हमने यहाँ पर पॉली बैग लिया है एक, और इसमें मैंने ऑलरेडी ड्रेनेज होल बना दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज होल मैंने यहाँ पर इसमें सफिशिएंट ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं, 4 ड्रेनेज होल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम इसको मिट्टी को भर लेते हैं। मिट्टी अभी मैंने इसमें भर ली है, और इसकी जो लीव्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी ड्राई लीव्स हैं इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसके अंदर जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये सूख चुके हैं और इसके अंदर सीड बन चुकी हैं, तो ये सारे हम निकाल देंगे। और इसकी सीड से भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीड से प्लांट लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जनरली इसकी सीड से कोई भी प्लांट लगाता नहीं है। सभी लोग इसके जो ब्रांचेस साइड से निकली हुई होती है उसमें से कटिंग करके लगाते हैं। तो फ़िलहाल जितने भी इसमें सूखे फ्लावर हैं उनको निकाल के मैं रख लेती हूँ, और इनकी सीड को मैं प्रिजर्व भी रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने ये सारे पौधे इसमें अगर मैंने ये सारे सीड्स इसमें लगे हुए छोड़ दिए तो ये सारा न्यूट्रिशन खुद खाते रहेंगे। इसकी वजह से इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारे निकाल दिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इसमें फ्लावर है जिसमें बिल्कुल बोट शेप का ये दिखाई दे रहा है, और अंदर भी आपको इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये सूखा हुआ नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ से एक क्लीन कर लिया था। अब जो हमारे पास में ये मिट्टी है इसके अंदर हम इसको लगाएंगे, इसमें होल करके अच्छे से। मिट्टी के अंदर हम लगाएंगे इस तरह से कि इसकी 2 से 3 नोड अंदर चली जाएं, क्योंकि नोड का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नोड आपने अंदर नहीं डाली तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, और अगर एक नोड अंदर है तो एक ही नोड से फिर आपकी इसमें रूट्स बनेंगी। इसलिए कम से कम 2 से 3 नोड इसके अंदर जाने चाहिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स का डेवलपमेंट कर सकें। जितनी ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी उतना ही पेड़ आपका हरा भरा होगा और ग्रोथ अच्छी करेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं जिससे सारी जो मिट्टी है वो सेटल हो जाए। अब
मिट्टी इसमें सेटल हो गई है। अब मिट्टी सेटल होने के बाद में इसमें हम वाटर रख देंगे। तो ये हम इसमें डायरेक्ट इस तरह से वाटर दे देते हैं। बोट लिली पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसकी जो बेबी प्लांट है उनसे बोट लिली का पौधा कैसे लगाते हैं वो मैंने सारा उसमें दिखाया था। तो आप चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। हम आपको हर बार कोई एक नया पौधा लेके आते हैं और एक डिफरेंट पौधा लेके आते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं और उस पौधे के बारे में कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से हम ग्रोथ करानी है और उस पौधे के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना। अभी मैंने यहाँ पर इसमें पानी दे दिया है। पानी हमें तब तक देना है जब तक कि ये जो ड्रेनेज होल हमने बनाए थे उसमें से पानी निकलने ना लग जाए। और मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पानी दे रही हूँ क्योंकि एक बार में सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब मैंने जैसे एक बार पानी दे दिया, थोड़ी देर में वेट करूँगी, जब ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद में हम नेक्स्ट दोबारा से पानी देंगे। इस तरह से आप जब नया पौधा लगाओ तो 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में पानी दें जिससे सारा पानी धीरे धीरे करके सेटल होता जाए। और पानी तब तक आपको देना है जब तक ड्रेनेज होल से निकलने ना लग जाए। जब पानी ड्रेनेज होल से निकलने लग जाएगा इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो सारी मिट्टी अच्छे से पानी ले चुकी है। इस तरह से आप बोट लिली का पौधा अपने घर पे लगा सकते हैं। मॉसेस इन द बास्केट या मॉसेस इन द बोट इसको बोला जाता है। बड़ा ही खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा है। इसकी 3 वैरायटी थी और तीनों वैरायटी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी। ये सारी वैरायटीज़ हैं और ये मैंने बेबी पप से लगाए हुए प्लांट हैं। जितने भी बेबी प्लांट निकले हुए थे उनसे लगाए हुए प्लांट हैं सारे। और अगर मैं आपकी लीव्स के बारे में बताऊं तो जो इसकी जो लीव्स होती है ना उनके अंदर काफ़ी सारा मात्रा में वाटर होता है और इसकी वजह से जो इसकी लीव्स को आप बहुत केयरफुली इसको हैंडल करें क्योंकि ये लीव्स बहुत जल्दी टूट जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में पानी होता है इसकी वजह से बहुत आसानी से टूट जाती है। इसलिए आप बहुत सॉफ्ट हैंड से इस पौधे को यूज में लें। अब आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ड्रेनेज होल से निकलना शुरू हो गया है। यहाँ आप देखेंगे ड्रेनेज होल से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये पानी अभी ड्रेनेज होल से निकलना शुरू हो गया है। अभी इसमें पानी हमने सफिशिएंट दे दिया है और जैसा कि ये पौधा मैंने अभी लगाया है अभी आपके सामने ही, तो जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं उसको डायरेक्ट जाके उसी टाइम पे सनलाइट में नहीं रखना है या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। कम से कम 4 से 5 दिन तक आप हो सके तो इसको इंडोर रखें या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर छाया हो। तो 5-6 दिन के अंदर ये थोड़ा सा सेटल हो जाता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है। उसके बाद में आप इसको आराम से ब्राइट लाइट के अंदर रख दीजिए। ब्राइट लाइट इसके लिए सबसे बेस्ट लाइट है। तो आज का वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में आपको वैसे तो सब चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में कोई भी परेशानी आ रही है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी हमसे ले सकते हैं। हम आपको 100% आपके सवालों के जवाब देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।